नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत को, मॉडर्न हिस्ट्री को। इसमें घटना चक्र के टॉपिक नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, 1857 की क्रांति। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से हर एक साल प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस में क्यों ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन की बात करते हैं। उसके तत्पश्चात लगभग 80 के आसपास हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जो विगत कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। अब यहाँ पे इसका संबंध बिल्कुल चर्बी वाले कारतूस की घटना से है, जिसमें ये बोला गया भारतीय सैनिकों के द्वारा इसमें गाय या फिर उसमें सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा किस में किया गया था, वो नवीन एनफील्ड राइफल में। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है, अफवाह फैल गई, क्योंकि अंग्रेजों ने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा भारतीय सैनिकों को मानना था। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। क्योंकि उस समय देखिए हिंदू भी सैनिक थे, मुस्लिम भी सैनिक थे, और गाय और जब सूअर की अगर बात आती है तो ये दोनों ही धर्मों को कहीं ना कहीं समस्याएं यहाँ पे आएगी ही आएगी। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का अब कह रहा है कि यहाँ पे तात्कालिक कारण बना। अर्थात पहले से ही बहुत सारा अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियाँ थी। शासकों के लिए सहायक संधि प्रणाली, गोद निषेध प्रणाली, कहने का मतलब यहाँ पे कि अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग जो नीतियाँ अंग्रेजों ने बंगाल विजय के पश्चात भारत पे कंट्रोल करने के लिए लगाना शुरू कर दिया। समस्याएं तो थी ही उस समय, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं यहाँ पे जीवंत रूप में भारतीयों को चाहिए था, जो पुनः उसको विद्रोह के रूप में, आंदोलन के रूप में भड़का दे। और वो सबसे बड़ा मुद्दा बना धार्मिक मुद्दा। देखिए धर्म की बात आए तो कैसे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम तुरंत एग्रेसिव हो गए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को यहाँ पे दंड दिया गया। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी देखिए एंग्लो इंडियन का मतलब है, शाब्दिक इसका अर्थ है यूरोप के जो भी बासिंदे हैं उनको एंग्लो इंडियन बोला गया, जिसमें सबसे अधिक जो लोग होते हैं यहाँ पे इंग्लैंड वाले होते हैं, ब्रिटेन वाले होते हैं। सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, अर्थात इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे, जिससे उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, और आर्थिक कारणों से यहाँ पे सब एकत्र हुए थे, और उन्होंने पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे आग लगा दी। थोड़ा समय से फिक्स कर लेता हूँ। जिसने दावनल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को यहाँ पे मेरठ से हुआ। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए मार्च के आसपास ही बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में जो एक तरीके से हिंसा भड़का, कॉन्फिडेंस आ गया भारतीय सैनिकों को, और वो देखिए 10 मई को मेरठ में भी शुरू हो गया।
यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली पे यहाँ पे कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, 70-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक उस समय जो बनाया गया था, कमल और रोटी था। ध्यान रखिएगा, कमल और क्या था? रोटी था। रोटी में भी ये सब बोला गया था कि मार्केट में जो ठीक है, मतलब रोटी के लिए जो गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, उस आटे में गाय और हड्डियों का चूर्ण मिला दिया गया है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी है। गोलघर कई सारे शहरों में बनाया गया है। अंग्रेजों के समय खासकर इसका बहुतायत रूप में निर्माण कराया गया और उसमें अनाजों को डालने के लिए उनके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने यहीं पे व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसको भी क्या कर लिया? विलय कर लिया। तो कहने का मतलब था कि गोद निषेध प्रणाली के तहत अब वहाँ पे उसका कोई पुत्र था ही नहीं। पुत्र नहीं होने के नाते अगला जो ठीक है, कोई वो पूरी तरीके से दत्तक पुत्र को यहाँ पे नहीं रख सकता था, समस्या आती। इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसे बहुत झांसी, सतारा, ऐसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल में लेना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग, वहाँ की जो भी शासिका, ऐसे लोग भड़क गए। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। कुछ स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हो गया झांसी के क्षेत्रों में। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग अलग अलग क्षेत्रों की, लखनऊ की, और उसमें प्रमुख है यहाँ पे अवध। तो यहाँ में विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ और यकीन मानिए इस अवध वाले क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक अगर देखा जाए अंग्रेजों को समस्या अगर दिया तो इन्हीं अवध में रहने वाले क्षेत्र के लोगों ने दिया। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, क्योंकि इनके जो पति था ठीक है नवाब अली, उसको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। नाना साहब को सेनापति, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत यहाँ पे सहायता मिली। अब यही है नाना साहब के जो सेनापति तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है तात्या टोपे। 1814 से लेकर 1859 तक एक पूरा का पूरा उनके जीवन का टाइम पीरियड है। नाम अदर नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में इलोवा गांव में हुआ था।
उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। 1857 में अब बात करते हैं हम लोग इधर बिहार के तरफ। जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, थोड़ा सा आप लोग ठीक है ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं सारा एक लाइन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। असम में 1800 क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भाई साहब थे हैदराबाद से आए हुए थे। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। देखिए बहुत सारे नाम दिया है, बहुत सारे उनके क्षेत्रों को दिखाया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सब लोग ध्यान से देखिए। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर के अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे खड़े हो जाओ। काफिर है यहाँ पे, ठीक है, अर्थात जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता है उसी को काफिर बोला जाता है। तो वही अहमदुल्ला शाह है, मुस्लिम धर्म को मानने वाले। और इस समय इनकी बड़ी मजे की बात थी कि ये पूरा का पूरा अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करवा रहे थे और उनके रोड़े में ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी धर्म भी आ रहा था। समस्या उनको भी थी और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालरजंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। अब देखिए इसका मतलब कि 1857 की क्रांति में आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे क्षेत्रीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों को पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा था। कई सारी क्रांतियाँ हुई, लेकिन अभी भी भारत में एक बहुत बड़ा तबका जमींदार शासक वर्ग ऐसा मौजूद था जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे रहा था। यही समस्या है उस समय के भारतीयों के साथ। एक जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उतना मजबूत नहीं हो पाया था। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेटे में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में फैल नहीं सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। आप ये लिस्ट देखिए और ध्यान से देखिए, ये इतने अधिक लिस्ट हैं, इतने अधिक शासकों के, जमींदारों के नाम हैं, इतने तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शासकों के द्वारा, ठीक है, उतना बड़े मात्रा में आंदोलन नहीं किया जितने बड़े मात्रा में इन लोगों ने उनको, ठीक है, सहायता दिया। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध का काम किया। सोचिए, तूफान के आगे बांध का काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, अर्थात उसी समय सब खत्म हो जाता।
1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ और सिर्फ शासक और जमींदारों की एक मिडिल क्लास देखिए हर एक समाज में मौजूद होता है, जो किसी भी क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। वो भीड़ इकट्ठा करता है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इसकी टाइम पीरियड है 1856 से लेके 62 तक। अब देखेंगे आप लोग, लॉर्ड कैनिंग जो था देखिए गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल भी था और प्रथम वायसराय भी था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है चीज है विधवा विवाह अधिनियम। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पामस्टर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें पूछ लिया जाता है कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहाँ पे ठीक है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पामस्टर्न। इनका कार्यकाल 1855 से लेकर 1858 तक तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। अर्थात एक साथ जो बोला जाता है यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, एकता में बल है, वैसा में दिखाई नहीं देता है। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ। 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। अब ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम यूनाइट हुए थे, इसके बाद खिलाफत में हुए थे, आगे फिर आपको दिखाई नहीं देगा। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया। सर जॉन लॉरेंस तथा सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिसकी पुस्तक 1857 1957 पर प्रकाशित हुई। दूसरे भाई साहब यहाँ पे सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक देख सकते हैं सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया।
मजुमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब जब आप पढ़ेंगे इसको डिटेल से, ठीक है, मेंस के लिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कैसा उन्होंने क्यों कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए यहाँ पे जो दरबार लगा था, ध्यान रखिएगा, 1858 में इलाहाबाद में दरबार लगा और 1877 में दिल्ली दरबार लगा। तो दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत के कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकारों ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल तथा जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया। इसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब उसको बढ़ा के 65,000 कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से यहाँ पे 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात, ठीक है, 1:3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। तो कुल मिला के देखिए यही था थ्योरी पोर्शन। अब देखिए थ्योरी पोर्शन को देखने के बाद अब हर एक प्रश्न के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको हमें देखने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख के हम लोग तेज़ी से इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। नंबर 1 है यहाँ पे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का यहाँ पे संदेह, वही था चर्बी वाले कारतूस को लेके। मंगल पांडे की घटना हुई थी, वो हुआ था यहाँ पे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित बैरकपुर में, कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही था। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। 2014 में PCS पूछा गया है, क्योंकि मंगल पांडे बंगाल नेटिव के 6ठी कंपनी के, ध्यान रखिएगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6ठी कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। तो नेटिव इन्फेंट्री एक बहुत बड़ा रेजिमेंट के रूप में हुआ करता था। उसके बाद छोटी छोटी कंपनियां काम करती थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 के प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी। देखिए सब इम्पोर्टेंट कारण है, लेकिन इसमें अब एक इम्पोर्टेंट ठोस ऐसा कारण बताइए जो सबको समाहित कर ले। वो थी भाई इनकी नीतियाँ, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाना। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी यहाँ पे मेरठ से। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, क्या थी? वो था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और सैनिकों ने लाल किला पे पहुंच के बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व करने वाला नेता चुन लिया। 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, उस समय कमल और रोटी को प्रतीक बनाया गया था। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? किसको किया था? दिल्ली को किया हुआ था।
1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी है, ध्यान रखिएगा वाराणसी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका नाम था खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, ठीक है, किसके खिलाफ सामना करना पड़ा? यूरोज के। इसी समय वो वीर गति की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था? बेगम ऑफ अवध। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल ने किया हुआ था। लास्ट में, ठीक है, ये लोग नेपाल लोग चले गए, भारत छोड़ के भाग के चले गए, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इनमें शामिल नाना साहब भी थे। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल के द्वारा किया गया। निम्न में कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? वो थे मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से, ध्यान रखिएगा अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे। अजमुल्ला खां सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसको तो तात्या टोपे को उसी के मित्र ने धोखा दे दिया। नेक्स्ट, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? वो था यहाँ पे तात्या टोपे का नाम। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार से संबंधित थे, भोजपुर जिले के, यहाँ पे देख पा रहे हैं जगदीशपुर में। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? उस जगह का नाम था, देखिए, आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? उसका नाम है बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुंवर सिंह। देखिए कितना पूछा गया है बीपीएससी में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? वो किया था यहाँ पे बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। ये बार बार कितना पूछा गया है, बीपीएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। जगदीशपुर के राजा थे, कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। थोड़ा बीपीएससी को सब चीज़ नहीं लगाना चाहिए, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। राजपूत कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? वो थे यहाँ पे दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। इस जगह पे केंद्र था जगदीशपुर में। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? ठीक है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला आउधा के, ठीक है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? वो स्थल का नाम था जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने किया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? उसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उसका नाम था यहाँ पे गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? उसका नाम था यहाँ पे भगत सिंह।
1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह यहाँ पे वो संबंधित नहीं थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? उसका नाम है ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता, ध्यान रखिएगा, बनाए रखी थी। तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो उसका यहाँ पे देख पा रहे ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 4। साहूकारों ने और जमींदारों ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? उस क्षेत्र का नाम था चित्तौड़। क्या नाम था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? उस, ठीक है, जगह का यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल 5। देखिए, मुंगेर अप्रभावित रहा। ठीक है, मुंगेर। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला शाह, कुंवर सिंह, नाना साहेब। नाना साहब हो गया कानपुर। इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, कुंवर सिंह हो गया यहाँ पे, ठीक है, आरा। तो 2 से करेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, और सी का हो जाएगा 3। सी का हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है सी। देख पा रहे हैं यहाँ पे सब। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी सुमेलित करना, इसी को उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे बेगम हजरत महल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है लखनऊ में। बी का 3 देखिए, बी का 3 ऐसे एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, बाकी को आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी सुमेलित करना है। नाना साहेब हो जाएगा कानपुर। उसके अलावा यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह यहाँ पे हो जाएगा लखनऊ के क्षेत्रों के तरफ। मनीराम दीवाना साहब। डी का देखिए 4, डी का 4। ऐसा दो ही ऑप्शन है, बी और डी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। देखिए कितने बार पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड यहाँ पे कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए अलग अलग नामों से आप, यही है घटना चक्र की खासियत कि सबको एक साथ जब यहाँ पे कंपाइल करके प्रोवाइड कराता है तो आप यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? उसका नाम था हैरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उसका नाम था पाम-अस्टर्न। ध्यान रखिएगा, पाम-अस्टर्न। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इस कारण से तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसीलिए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों हुआ? ठीक है, यहाँ पे सारा कारण है सिपाहियों में, उद्देश्य में एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। करेक्ट, ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? किन अधिकारियों ने यहाँ पे खोया हो? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जनरल नील है, मेजर जनरल हैवलॉक है और हेनरी लॉरेंस है। देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीवन खोया था मैंने, इनकी मृत्यु की गई थी, इनकी हत्या की गई थी।
जनरल नील, हेवलॉक और लॉरेंस। यहाँ पे एक कथन और कारण दिया हुआ है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल करेक्ट है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पे कथन और कारण सही है, बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे का यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। कारण मने सही है कथन का। करेक्ट उत्तर हो जाएगा देखिए ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? उसका नाम था सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था उसका नाम था डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? उसका नाम है यहाँ पे वी.डी. सावरकर के द्वारा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। उसका नाम है देखिए सर ठीक है सैयद अहमद खां है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन कहाँ से संबंध है? ये संबंध है आर.सी. मजूमदार से। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है? तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा था आर.सी. मजूमदार के द्वारा बोला गया। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा यहाँ पे सही है? दिया हुआ करेक्ट उत्तर सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कह रहा है कि कौन सी अवधारणा सही है? तो मृतप्राय तो बनाया लेकिन अंग्रेजों ने पुनः उसको जीवित कर लिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? वो की हुई थी 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सी ब्रिटिश शासन ने पूरा किया हुआ था? वो किया था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? उसकी उद्घोषणा का उद्देश्य यहाँ पे देख पा रहे करेक्ट उत्तर यहाँ पे 1 और 2 है, अर्थात भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा था भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? वो है पील आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण हैं और भी यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्व में बंगाल एवं उड़ीसा, गोरखा, सिख, पंजाबी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से, जहाँ पे बहुत अधिक हिंसा नहीं फैली थी वहाँ से अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का एमसीक्यू यही कंप्लीट होता है। साथ में थ्योरी पोर्शन को हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक के माध्यम से हर एक पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। पूरी की पूरी इस प्रक्रिया से आप गुजरिए। एग्जाम में हमेशा आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।